Hello everyone. Hello everyone. So my name is Shivraj Singh Khurana, your medicopagy, your microbiology and anatomy mentor. So this video is about tetanus, a very common disease जो आप शायद बचपन से सुनते आ रहे हो और मैं कितने सारे आपको आज बताऊंगा जो myths हैं related to the tetanus that I will also discuss today. सो टेटनस का हमने देखना है फर्स्ट व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट एंड देन वायलेंस फैक्टर्स एंड पैथोजेनेसिस आई विल डिस्कस क्लिनिकल फीचर्स लैब डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन आई विल डिस्कस सो क्लिनिकल केस पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू एट द एंड सो थॉट देयर आर नो रिफंड्स फॉर वेस्टेड टाइम सीरियसली देयर आर नो रिफंड्स फॉर वेस्टेड टाइम एक बारी जो चला गया टाइम इट विल नेवर कम बैक यू नो दिस थिंग बट यू हैवंट रियलाइज्ड दिस थिंग कि इट्स नॉट रिलेटेड टू स्टडीज ओनली स्टडीज भी इसमें आती हैं बट बहुत सारी और चीजें भी आती लाइक इफ यू वांट टू डू एनीथिंग डू इट नाउ ये मत सोचो कि भाई बाकी दुनिया क्या कहेगी एंड ऑल स्टफ सब कुछ हो जाता है मैनेज डोंट वरी अनलेस एंड अंटिल इट डजंट हार्म एनीवन यू कैन डू दैट थिंग ओके सो डू इट सो टेटनस इज कॉज्ड बाय अ क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई तो क्लॉस्ट्रीडियम की जो स्पीशीज हैं दे आर एनारोब्स क्या है ये एनारोबिक बैक्टीरियाज हैं ये मैंने आपको जनरल में अच्छी तरह करवाया है क्लॉस्ट्रीडियम तो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई इज अ व्हाट इज अ एनारोब एंड इट इज अ ग्राम पॉजिटिव ऑब्लिगेट एनारोब बैसिलाई इसको एनारोबिक कंडीशंस चाहिए ग्रो करने के लिए अभी आपको बताऊंगा कैसे क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई इज यूबिक्विटस इन नेचर व्हाट डू यू मीन बाय यूबिक्विटस एवरीवेयर सो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई इज एवरीवेयर सॉइल एयर उसके जो अब इसका एक निमोनिक मैंने आपको क्या कहा था बीसी का क्या था बैसिलस एंड क्लॉस्ट्रीडियम तो बैसिलस एंड क्लॉस्ट्रीडियम आर द ओनली मेडिकली रेलेवेंट बैक्टीरियाज व्हिच प्रोड्यूस स्पोर्स ओके सो क्लॉस्ट्रीडियम के स्पोर्स क्लॉस्ट्रीडियम के जो टेटनाई के स्पोर्स हैं दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर इस कमरे में कितने सारे होंगे सॉइल में सबसे ज्यादा रहते हैं ओके वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सॉइल हॉस्पिटल्स intestine of man and animals so intestine of man and animals need act as a commensal only वायलेंस फैक्टर्स सो इसका जो वायलेंस फैक्टर है मतलब इसके जो मेरा टेटनस है टेटनस इज अ व्हाट इट इज अ क्या कहते हैं टॉक्सिन मेडिएटेड डिसीज है कि बैक्टीरिया ने टॉक्सिन रिलीज करना है और वो टॉक्सिन ने आगे काम करना है बैक्टीरिया इटसेल्फ कुछ नहीं कर रहा बैक्टीरिया इटसेल्फ पैथोजेनेसिस नहीं परफॉर्म कर रहा है बैक्टीरिया क्या कर रहा है बैक्टीरिया इज रिलीजिंग व्हाट इज रिलीजिंग टॉक्सिन्स व्हिच हेल्प फॉर द पैथोजेनेसिस फॉर द टेटनस ओके सो दो टॉक्सिन रिलीज होते हैं फर्स्ट इज टेटानोलाइसिन एंड सेकंड इज टेटानोस्पाज्मिन टेटानोलाइसिन इट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट बट टेटानोस्पाज्मिन इज एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट Tetanoloysin is a hemolysin. What do you mean by hemolysin? It will break the RBCs, obviously, and no role in tetanus pathogenesis. It only breaks the RBCs. It doesn't cause any much problem. Tetanospasmin is very important. इसको नहीं आपने भूलना, okay? तो tetanospasmin is a neurotoxin. First of all, it will go to the nerves and brain. We will study how and responsible for the tetanus pathogenesis. So tetanospasmin bind to receptors that is my polycyallogangliosides present on the motor nerve terminals सपोज करो आपके वूंड हुआ ठीक है आपकी कोई खेल मैं मान लो मैं कोई छोटा सा बच्चा है मैं तो छोटा मैं कोई छोटा सा बच्चा है ही इज प्लेइंग आउटसाइड इन द दैट प्ले ग्राउंड जहां पर पार्क में मान लो जहां पर मिट्टी वगैरह है और खेलते खेलते वो फिसल गया और उसके घुटने पे मान लो उसके हाथ पे मान लो देयर इज वूंड कि ब्लड निकला ब्लड ऊज आउट हुआ और वहां पर क्या हो गया वूंड हो गया तो वहां सॉइल में क्या हो सकता है टेटनस के स्पोर्स हो सकते हैं ना क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई के स्पोर्स हो सकते हैं तो वो उस बच्चे के अंदर चले गए स्पोर्स अंदर चले गए स्पोर्स अंदर जाके क्या बनाए उन्होंने स्पोर्स ने आगे जाके बैक्टीरिया बना दिया क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई बना दिया अब जो उस वूंड में था वूंड में क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई गया ही क्यों क्योंकि वहां पर जहां पर भी वूंड हुआ वहां पर देयर इज एनारोबिक कंडीशन बिकॉज वहां की जो ब्लड सप्लाई है वहां के जो सेल्स है उनकी नेक्रोसिस हो गई है एंड वहां पर एनारोब कंडीशन हो गई वहां पर इसलिए टेटनाई चला गया और यहाँ पर नर्व्स भी होती हैं हर जगह हमारी स्किन में हमारे अंदर सब में नर्व्स भरी हुई हैं ब्लड वेसल्स भरी हुई हैं तो वो अंदर जहां पर उसकी मोटर टर्मिनल्स कौन से होते हैं ऐसे टर्मिनल्स जो मसल को सप्लाई कर रहे हैं
तो टेटनाई उसके पास जाएगा, किस रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा? रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द मोटर नर्व टर्मिनल्स, रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द मोटर नर्व टर्मिनल्स। सो रिसेप्टर्स कौन से हैं? पॉलीसिएलो गैंग्लियोसाइट्स, दीज आर द रिसेप्टर्स present on the motor nerve terminals and it will lead to the toxin internalization। कि टॉक्सिन क्लोस्ट्रिडियम टेट्राई ने रिलीज किया, वो टॉक्सिन मोटर टर्मिनल्स पे बाइंड हुआ, वो टॉक्सिन अब अंदर चला गया इन द मोटर नर्व्स, इन द मोटर नर्व्स, द नर्व सप्लाइंग द मसल्स। सेंसरी नर्व्स क्या होती है? जो सेंसेशंस लेके जाती हैं, विच सप्लाइज द स्किन, है ना। एंड जो मोटर नर्व्स कौन सी होती हैं? ऐसी नर्व्स विच सप्लाई द मसल्स। तो वो अब जो टॉक्सिन है वो मसल्स के सेल्स के जो नर्व न्यूरॉन्स के अंदर चला गया, मोटर नर्व के न्यूरॉन्स के अंदर। टॉक्सिन गेट ट्रांसपोर्टेड इन रेट्रोग्रेड वे। रेट्रोग्रेड वे मतलब यहां से ब्रेन तक जाना है उसे, ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। नहीं तो हमारा जो नर्व सिग्नल होता है कैसा आता है? ब्रेन टू बॉडी आता है, बट ये टॉक्सिन कैसे जा रहा है? बॉडी टू ब्रेन जा रहा है, बॉडी टू ब्रेन जा रहा है, रेट्रोग्रेड। रीचेज द वेरी इंपॉर्टेंट, इसने अल्टीमेटली कहां पर पहुंचना है? अल्टीमेटली इट वांट टू गो ऑन द गाबा एंड ग्लाइसिन प्रोड्यूसिंग इनहिबिटरी न्यूरॉन टर्मिनल्स। ब्रेन के जो गाबा एंड ग्लाइसिन, गाबा एंड ग्लाइसिन न्यूरॉन्स हैं, उधर तक इसने पहुंचना है। कहां तक इसने पहुंचना है? गाबा एंड ग्लाइसिन के जो न्यूरॉन्स हैं वहां तक पहुंचना है। तो आपने फार्मा में और फिजियो में पढ़ा होगा कि जो गाबा एंड ग्लाइसिन होता है, दे आर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। सो हमारे ब्रेन के अंदर जितने स्टिमुलेटरी न्यूरॉन्स नहीं है, उससे ज्यादा इनहिबिटरी न्यूरॉन्स है। समझ रहे हो कि अगर मैं इस अब हाथ को मूव कर रहा हूं, तो मैं अपने हाथ को मूव कैसे कर पा रहा हूं? अगर मैं स्टिमुलेट, मेरा ब्रेन से सेंसेशंस आ रही हैं, इसलिए मैं अपने हाथ को मूव कर पा रहा हूं। और मैं मूव कितना कर पा रहा हूं? जितना मैं करना चाहता हूं, कि इतना ही मैंने लिखना है, या मैंने ये फिंगर उठानी है, या मैंने ये फिंगर उठानी है, या ये हाथ मैंने यहां से लेके यहां तक लेके जाना है। तो दिस इज माई स्टिमुलेटरी इफेक्ट। बट स्टिमुलेटरी इफेक्ट से ज्यादा इनहिबिटरी इफेक्ट की ज्यादा जरूरत होती है। इनहिबिटरी इफेक्ट की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि हमें उतना ही, वो इनहिबिटरी इसलिए जरूरी है बिकॉज हमें स्टिमुलेट एक करने वाला चाहिए, साथ में इनहिबिटरी करने वाला भी चाहिए। क्योंकि बिकॉज कि अगर इनहिबिटरी नहीं होगा तो स्टिमुलेट ज्यादा हो जाएगा। मैंने हाथ यहां से लेके जाना था यहां तक, बट मेरा इनहिबिटरी स्टिमुलस नहीं है, तो हाथ ऐसे पीछे कोई चला जाएगा, ऊपर से लेके पीछे कोई, मतलब इनहिबिशन ही नहीं बची अब। समझ रहे हो? अगर सिर्फ स्टिमुलेशन स्टिमुलेशन हो जाएगा, इनहिबिशन नहीं होगी, तो उसकी वजह से देयर विल बी एक्सटेंसिव मूवमेंट्स विच विल लीड टू पैरालिसिस, विच विल लीड टू स्पास्टिक पैरालिसिस एंड अदर डिफॉर्मिटीज। ओके, सो इनहिबिशन की जरूरत ज्यादा है एज कंपेयर टू स्टिमुलेशन। सो उन्होंने यहां पर इस न्यूरॉन्स के पास पहुंच जाना। उसके बाद इन्होंने इस न्यूरॉन्स में जाके पंगा डालना है और इनहिबिशन हो जाएगी। इनहिबिशन ही नहीं होगी अब। न्यूरॉन से जो इनहिबिटरी सिग्नल्स आ रहे थे, ब्रेन से जो इनहिबिटरी सिग्नल्स आ रहे थे, वो आने हो जाएंगे बंद। वो क्या हो जाएंगे? आने हो जाएंगे बंद। सो प्रिवेंट्स द प्री साइनेप्टिक रिलीज ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड गाबा एंड ग्लाइसिन। अब जो मेरे गाबा एंड ग्लाइसिन विच आर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, वो रिलीज होने ही बंद हो जाएंगे। वो रिलीज होने ही बंद हो जाएंगे, इनहिबिशन हो जाएगी खत्म। सिर्फ एक चीज ही बढ़ती रहेगी, स्टिमुलेशन ही होती रहेगी। So it will lead to extensive spastic muscle contraction. It will lead to excessive spastic muscle contraction. टेटनस में बोला जाता है बंदा अपनी खुद ही हड्डियां तोड़ देता है, ऐसा बोला जाता है, और बिल्कुल सही भी है। बिकॉज आपको बताऊंगा अभी आपके आगे कि इतनी ज्यादा अगर हमने ट्रीट नहीं किया टेटनस को, तो इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होती है, सडन कॉन्ट्रैक्शंस, कि पेशेंट अपनी हड्डियां तक तोड़ सकता है। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन, इसके बड़े सारे मिथ्स हैं, तो प्लीज इसके मिथ्स अभी ध्यान से सुन लो। मुझे नहीं चाहिए कि आप भी डॉक्टर बन के ऐसे मिथ्स में पड़े हुए हो, ठीक है? ध्यान से सुनना। सो इंजरी, एब्रेशंस, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, पंचर्ड वुंड्स, कोई भी वुंड हो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, कुछ भी एब्रेशन, लेसरेशन, इंसीजन, कुछ भी हो, सब कुछ आर प्रोन टू कॉज टेटनस टू यू। ओके, सर्जरी विदाउट प्रॉपर एसेप्सिस, हमने सर्जरी कर दी है, प्रॉपर जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उसकी ऑटोक्लेविंग नहीं हुई है, उसकी एसेप्सिस नहीं हुई है, तो वो जो उसके अगर उस स्कैल्पल के ऊपर या उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अगर वो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई के स्पोर्स होंगे, तो वो आपके अंदर चले जाएंगे एंड इट विल कॉज टेटनस टू यू। नेक्स्ट, अच्छा, एक बड़ा ही
बड़ा ही बकवास मिथ चल रहा है, हम छोटे होते से सुनते आ रहे हैं। इसके ऊपर मैंने एक इंस्टाग्राम पे रील भी बनाई थी, यूट्यूब पे भी पोस्ट की थी रील यूट्यूब शॉर्ट्स पे। तो एक एक मिथ क्या है कि अगर रस्टेड आयरन जंग लगे हुए लोहे से अगर आपको इंजरी हो रही है तभी टेटनस होता है। तो दिस इज अ बिगेस्ट मिथ यू कैन एवर रिमेंबर। बेसिकली जो मैंने शुरू से बोल रहा हूं, टेटनस का काम है, क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई ने सिर्फ वूंड देखना है। उसने क्या देखना है? सिर्फ वूंड देखना है। अगर वूंड होगा तो उसने एंटर कर जाना है, चाहे वो आपको रस्टेड आयरन से हो रहा है, चाहे आपको वो किसी जगह पे गिरने की वजह से हो रहा है, चाहे वो कोई कोई और मेटल की इंजरी से हो रहा है, कोई ग्लास की इंजरी से हो रहा है, कुछ भी इंजरी से हो रहा है, एक्सीडेंट की वजह से हो रहा है। उसने ये नहीं देखना कि रस्टेड आयरन, वो रस्टेड आयरन में नहीं रहता। सो क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई रस्टेड आयरन से भी होता है, बट बाकी जगह से भी होता है। सो दिस इज द बिगेस्ट मिथ यू शुड बर्स्ट टुडे। ओके, टेल टू योर पेरेंट्स, टेल टू योर नियर वंस, टेल टू योर डियर वंस कि ये रस्टेड आयरन वाला पॉइंट भी सही है, बट सिर्फ रस्टेड आयरन से नहीं होता, बाकियों से भी हो सकता है टेटनस। ओके, सो इन नियोनेट्स फॉलोइंग अबॉर्शन, डिलीवरी ड्यू टू अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस। जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, अभी भी होता है काफी जगह पे रूरल इंडिया में, कि देयर इज माय होम डिलीवरीज, कि घर में वो दाई वगैरह आती है एंड शी विल डिलीवर द बेबी। तो उसमें क्या होता है कि जो दीज मेरी दाइज होती हैं, दे आर, आई नो दे आर ट्रेन्ड, बट दे डजंट यूज द हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, जिसकी वजह से दे समटाइम्स, आई हैव, आपकी बुक्स में भी लिखा हुआ है कि समटाइम्स की जो जो क्लैंप होती है, जो मेरी यूट्राइन कॉर्ड होती है, संबलिकल कॉर्ड होती है, उधर वो अप्लाई काउ डंक। तो कई बार वो काउ डंक अप्लाई कर देते हैं वहां पर, कि सिग्निफाई करने के लिए कि ये शुद्धि का एक प्रतीक है, कि भाई इससे काउ डंक लगा दिया बड़ा अच्छा हो जाएगा सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है। और कई बार जो अनट्रेन्ड प्रोफेशनल्स होते हैं जो घर पे आके होम डिलीवरीज करते हैं, तो they doesn't use any asepsis, they doesn't use any good instruments, clean instruments, या कुछ भी इंस्ट्रूमेंट्स तो चलो यूज उन्होंने करना ही नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है, इट विल क्रिएट द कंडीशंस विच आर प्रोन टू द टेटनस, टू कॉज द टेटनस। सो इसलिए नियोनेटल टेटनस पहले बहुत कॉमन होता था, बट अब नियोनेटल टेटनस एलिमिनेट हो चुका है पूरे इंडिया से। थोड़े बहुत केस बचे हैं, आज से 5-10 सालों में नियोनेटल टेटनस विल बी एलिमिनेटेड। अगर आपने गाइनी पोस्टिंग्स लगाई हैं, आपको पता होगा कि हम जब ट्राइमेस्टर हिस्ट्री लेते हैं तो हम उससे टीडी पूछते हैं कि आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में फ्रॉम 4th to 6th मंथ टीडी का शॉट लगा कि नहीं लगा, टेटनस टॉक्सॉइड का या टेटनस डिप्थीरिया टॉक्सॉइड का शॉट लगा कि नहीं लगा। उसकी वजह से क्या होता है, मदर के अंदर एंटीबॉडीज बनेंगी एंड दैट एंटीबॉडीज कैन बी ट्रांसफर्ड टू द फीटस थ्रू द प्लासेंटा। तो उसकी वजह से अब बच्चे के अंदर पहले से ही इम्यूनिटी होती है। और मोर ओवर और क्या हुआ है कि हमने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बढ़ा दी है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज मतलब हॉस्पिटल की डिलीवरीज हमने बढ़ा दी है, और होम डिलीवरीज अब बहुत कम हो गई है। इसकी वजह से नियोनेटल tetanus is very very less present now. So no human to human transmission is reported till now of the tetanus. Clinical features, incubation period is very small, 6 to 10 days, and very important first symptom is my trismus, that is lock jaw. Patient is not able to move its jaw. Patient comes with this characteristic finding lock jaw, कि jaw जो है लॉक हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो मेरी दिस मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन है, टेम्पोरालिस, मैसेटर, लेटरल टेरिगॉइड, मीडियल टेरिगॉइड, ये क्या हो गई, इसमें एक्सटेंसिव कॉन्ट्रैक्शन हो गई है, स्टिमुलेशन हो जा रही है, इनिबिशन हो नहीं रही है, जिसकी वजह से इट विल प्रोड्यूस लॉक जॉ, फॉलोड बाय मसल पेन, स्टिफनेस, बैक पेन एंड डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग। डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग भी हमें दिखता है, डिस्फेजिया भी हमें दिखेगा। ओके, डिस्फेजिया इज ऑल्सो सीन। इन नियोनेट्स डिफिकल्टी इन फीडिंग इज इनिशियल प्रेजेंटेशन, कि जो बच्चा है वो ब्रेस्ट फीड ही नहीं कर पा रहा, ठीक है, डिफिकल्टी इन फीडिंग हो रहा है उसको। नियोनेटल टेटनस इज नोन एज 8th डे डिसीज, वेरी इंपॉर्टेंट, 8th डे डिसीज, भूलना नहीं इसको। नियोनेटल टेटनस इज 8th डे डिसीज बिकॉज सिम्टम्स यूजुअली आफ्टर द फर्स्ट वीक ऑफ द बर्थ, कि उसको जो सिम्टम, इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 6 से 10 दिन का ना, तो फर्स्ट वीक, और ज्यादातर देखा गया कि 8वें दिन, बच्चों को 8वें दिन टेटनस के सिम्टम्स आते हैं, फीडिंग प्रॉब्लम्स आती हैं, कॉन्ट्रैक्शन एक्सेस होता है,
तो दिस इज माय नियोनेटल टेटनस। पेनफुल मसल स्पाज्म होता है। और क्या होता है इन क्लिनिकल फीचर्स ऑफ टेटनस, दैट इज ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंसेस। द पेशेंट विल प्रेजेंट विद एएनएस डिस्टर्बेंसेस लाइक हाई बीपी, क्योंकि नर्व से ट्रैवल कर रहा है, एंड इट कैन एंटर द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक रीजन, सो इट विल प्रोड्यूस हाई बीपी, टैकीकार्डिया, दैट इज हाई हार्ट रेट, स्वेटिंग, increased tracheal secretion, जिसकी वजह से it will be cough, there will be cough to the patient and all, and acute renal failure, which is a serious clinical feature. Next, complications, very important, Rhizus sardonicus. So Rhizus sardonicus क्या है? Abnormal sustained spasm of facial muscles that appears to produce grinning. कि जो मेरी facial muscles हैं, ये जो मेरा buccinator है, orbicularis oris है, ये जो सारी मेरी माउथ की मसल्स हैं, बाकी फेशियल की जो मसल्स हैं, वो क्या हो रही हैं? Abnormally they are contracting, they are abnormally in spasm, producing a smiling face. जैसे हम थोड़ा सा स्माइल नहीं करते, ग्रीनिंग फेस, इसको क्या बोलते? ग्रीनिंग. सो दिस इज माई ग्रीनिंग फेस, कि पेशेंट प्रेजेंट विद ऐसा लग रहा है कि वो हल्का सा स्माइल कर रहा है, ग्रिन कर रहा है. तो दैट इज माई Rhizus sardonicus due to abnormal sustained spasm of facial muscles that produce grinning. Next, very important, opisthotonus. Opisthotonus. तो opisthotonus क्या होता है? देख रहे हो कि ये जो बच्चा है, अपनी जो इसकी जो मेरी बैक मसल्स होती हैं, बैक की मसल्स है, एक्सटेंसर मसल्स है ना, वो एक्सटेंशन के लिए हेल्प करती हैं. तो ये जो मेरी एक्सटेंसर मसल है पीछे वाली सारी, इंक्लूडिंग बैक, हिप्स, बटक्स एरिया एंड थाई रीजन, वो सारा कितनी जोर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. ये ओपिस्थोटोनस के कारण ही पेशेंट्स की हड्डियां तक भी टूट सकती हैं अगर हमने पेशेंट को टाइम पे ट्रीट नहीं किया ऑफ द टेटनस. सो एबनॉर्मल पोस्चर ड्यू टू स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटेंसर मसल्स, कि जो मेरा पूरा जो बैक, बटक्स एंड थाई एरिया वो इतनी जोर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि इट कैन लीड टू ब्रेकेज ऑफ बोन ऑल्सो. एंड दिस कंडीशन इज नोन एज ओपिस्थोटोनस, which is also seen in neonatal tetanus also. Next is respiratory muscle spasm, which is a leading cause of death in the tetanus patient. कि अगर हमने टेटनस पेशेंट को ठीक नहीं किया टाइम पे, इट विल लीड टू द रेस्पिरेटरी मसल स्पाज्म which will cause death to the patient. लैब डायग्नोसिस, वैसे तो इसका जो बेसिकली जो लैब डायग्नोसिस है मेनली क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है कि आप पहचान सकते हो कि इसको टेटनस है, बिकॉज इट डजंट शो आइसबर्ग फिनोमिना. सैंपल कलेक्शन, अगर हमने पेपर में लिखना है और कंफर्मेटरी टेस्ट करना है तो चलो ठीक है, लिखना है, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा आपको. सैंपल कलेक्शन, एक्साइज्ड टिश्यू बिट्स फ्रॉम द नेक्रोटिक डेप्थ्स ऑफ वुंड्स, जहां पर भी उसको बॉडी में वुंड हुआ था वहां से आपने क्या लेना? नेक्रोटिक डेब्रीज यू हैव टू टेक, यू हैव टू एक्सपीरिएट द डेब्रीज एंड दैट यू हैव टू सेंड टू द माइक्रोबायोलॉजी लैब टू टेस्ट दैट. ग्राम स्टेनिंग, ड्रम स्टिक अपीयरेंस, ये मैंने आपको जनरल में बहुत अच्छी तरह करवाए हैं. स्पोर्स ऑफ द क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पोर वाली वीडियो में मैंने करवाया, प्लीज वॉच दैट वीडियो. ड्रमस्टिक अपीयरेंस विच इज अ ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई विच इज टर्मिनल एंड राउंड स्पोर्स. कैसा दिखता है? ये लॉन्ग सा बेसिलाई, इट्स अ ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, और इसके जो मेरे स्पोर्स हैं एट एंड है, बल्जिंग है, टर्मिनल है. कैसे हैं? बल्जिंग है, टर्मिनल है, ठीक है, और स्फेरिकल है, ऑब्वियसली नॉट ओवल, स्फेरिकल, राउंड. कल्चर, तो कल्चर तो जो भी एनारोबिक बैक्टीरिया आपको मिल रहा है माइक्रोबायोलॉजी में, उसमें क्या आपने लिखना है? आरसीएम लिखना ही लिखना है. कोई भी एनारोबिक बैक्टीरिया, दैट इज माय रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ, इट इज यूज्ड फॉर एनारोबिक कल्चर, एनारोबिक बैक्टीरिया टू कल्चर देम. जैसे फंगस कोई भी आती है, यू कैन राइट एसडी है ना, सेबरोट एक्स्ट्रोसगार, तो कोई भी एनारोबिक बैक्टीरिया आता है, यू कैन राइट रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ. नेक्स्ट इज ब्लड एगार विद पॉलीमिक्सिन बी, ये याद रख सकते हो आप. ब्लड एगार विद पॉलीमिक्सिन बी इज यूज्ड एंड इट प्रोड्यूसेस स्वार्मिंग ग्रोथ अंडर द एनारोबिक कंडीशंस. ट्रीटमेंट, तो बेटा ट्रीटमेंट बेसिकली मैंने क्या बोला? इट इज अ टॉक्सिन मेडिएटेड डिसीज, बोला ना, टॉक्सिन मेडिएटेड डिसीज है ना. कौन सा टॉक्सिन? टेटानोस्पाज्मिन, टेटानोलाइसिन नहीं बोलना, वो आरबीसी को तोड़ रहा है, उसका कुछ लेना देना नहीं है. मेन क्या है? टेटानोस्पाज्मिन. तो इस जो बैक्टीरिया ने जो टॉक्सिन रिलीज कर दिया है, इसको आपने खत्म करना है. हाँ या ना? बेसिकली ट्रीटमेंट हमने ऐसे चूज करनी है जो
टॉक्सिन को खत्म करे। बैक्टीरिया खत्म हम बाद में करेंगे, पहले जो पहले से ही टॉक्सिन बन चुका है उसको तो खत्म करें। समझ रहे हो? हमने पहले टॉक्सिन खत्म करना है, टॉक्सिन खत्म करके हमने बाद में बैक्टीरिया खत्म करना। ओके, ताकि और टॉक्सिन वो प्रोड्यूस ना कर पाए। सो पैसिव इम्यूनाइजेशन, आपके पास पेशेंट आया विद टेटनस, अभी टेटनस का पेशेंट आया आपके पास और उसको आपको देख रहे हो कि इसको क्या है, वो दिस ट्रिस्मस है, लॉक जॉ है, हाई बीपी है, स्वेटिंग हो रही है ना, और हेडेक है, फीवर है, कुछ भी है ना। तो आपने सबसे पहले इम्यूनाइजेशन, उसको इम्यूनोग्लोबिन डाल देने हैं, जो पैसिव इम्यूनाइजेशन देते हैं। एक्टिव इम्यूनाइजेशन बाद में दोगे। आपने क्या डालने हैं, पहले पैसिव इम्यूनोग्लोबिन डालने हैं, जो बाहर से बनी हुई एंटीबॉडीज हैं वो डालनी है। पैसिव इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या है, बाहर से आपने एंटीबॉडीज बना के रखी हैं, आपने पेशेंट के सीरम में इंजेक्ट करनी है। ओके, सो इट इज अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। So two preparations are available. First is human tetanus immunoglobulin and second is anti-tetanus serum that is equine derived. हम आजकल सीरम ह्यूमन सीरम टेटनस ही यूज कर रहे हैं, इम्यूनोग्लोबिन। एंटी टेटनस सीरम विच इज इक्वाइन डिराइव, मतलब जो हॉर्स से डिराइव होता है, इसके इट कैन कॉज सीरम सिकनेस। सीरम सिकनेस इज व्हाट, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 3 कॉज कर सकता है, इसलिए हम इसको नहीं यूज करते हैं। मेनली वी आर यूजिंग ह्यूमन टेटनस इम्यूनोग्लोबिन। कंबाइंड इम्यूनाइजेशन, बेटा कंबाइंड इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपने बाहर से उसको टॉक्सॉइड भी दे दिया। आप इसकी वैक्सीन, इसका वैक्सीन हम बोल देते हैं, बट इसका सही जो शब्द है बोलने वाला, दैट इज टॉक्सॉइड। टॉक्सॉइड इज एंटी टॉक्सिन। जो टॉक्सिन बॉडी जो बैक्टीरिया ने बनाया है उसको मारने के लिए हम टॉक्सॉइड देते हैं। तो एक्टिव इम्यूनिटीज यू आर गिविंग टेटनस टॉक्सॉइड की हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडीज बनाए, है ना, और पैसिव हमने बाहर से एंटीबॉडीज बनी हुई दे दी हैं अगेंस्ट द टॉक्सिन। तो दिस इज कंबाइंड इम्यूनाइजेशन, यही ज्यादातर हम करते हैं। बट ट्रीटमेंट, अगर पेशेंट को टेटनस ही हो गया तो उसको पहले आप पैसिव इम्यूनाइजेशन दोगे कि बाहर से आप कुछ एंटीबॉडीज उसको दे दो, ताकि उसकी बॉडी जो प्री फॉर्म्ड टॉक्सिन बन चुका है उसको मार सके, और बाद में आपने उसको बॉडी को और स्टिमुलेट करना है ताकि वो और एंटीबॉडीज बना सके। एंटीबायोटिक्स इज हैविंग माइनर रोल, स्टार्टिंग में बोल दिया मेन टॉक्सिन है तो टॉक्सिन को मारना है। ओनली प्रिवेंट द फर्दर रिलीज ऑफ द टॉक्सिन। मेट्रोनिडाजोल इज ड्रग ऑफ चॉइस। तो बेटा मेट्रोनिडाजोल, कोई भी एनारोबिक बैक्टीरिया है, एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस आपको मेट्रोनिडाजोल ही मिलती है ज्यादातर। ओके, सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट आप क्या दे सकते हो कि अगर पेशेंट को कोई रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, अगर उसकी ट्रेकियल सिक्रीशंस बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, उसको सांस लेने में मुश्किल हो रही है, या रेस्पिरेटरी मसल स्पाज्म हो चुका है, तो उसको आपने क्या डालनी है, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करनी है, वेंटिलेटर पे डालना है, अर्ली ट्रेकेओस्टमी करनी है, एंड एंटी स्पास्मोडिक्स देने हैं लाइक लोपरामाइड एंड ऑल। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स यू कैन ऑल्सो गिव टू कंट्रोल द सिंपैथेटिक एक्टिविटी इफ द बीपी इज इंक्रीज, इफ द टैकीकार्डिया इज देयर। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन। अब जो मेरा टेटनस है, टेटनस मतलब मेरा क्या, जो टेटनस है, इट इज ऑन द वर्ज ऑफ एलिमिनेशन फ्रॉम द इंडिया। इंडिया से ये बड़ी जल्दी ही खत्म हो जाएगा, लाइक यू कैन से 10-15 ईयर्स में। क्यों हुआ जल्दी खत्म, वाई? तो इसके काफी रीजंस हैं। एक तो मैंने आपको बोल दिया कि नियोनेटल टेटनस को हमने कम कैसे किया। एक तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बढ़ाई, दैट इज हॉस्पिटल डिलीवरीज हमने बढ़ाई। दूसरा, हमने अच्छी कंडीशंस यूज की ड्यूरिंग द डिलीवरी ताकि बच्चा बच सके। तीसरा, हमने मदर को सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही 2 शॉट्स लगाने शुरू कर दिए ऑफ द टीडी, टेटनस टॉक्सॉइड के, टेटनस डिप्थीरिया टॉक्सॉइड के। उसको पहले ही हमने शॉट्स लगाने शुरू कर दिए ताकि अगर मदर के अंदर इम्यूनिटी नहीं है, अगर मदर के अंदर एंटीबॉडीज नहीं है टेटनस की, तो वो एंटीबॉडीज बन जाए और वो प्लासेंटा से बच्चे के अंदर चले जाए। हमने ऐसे न्यूनेटल टेटनस को प्रिवेंट कर दिया। बट अडल्ट टेटनस को हमने कैसे प्रिवेंट किया? अडल्ट टेटनस को हमने प्रिवेंट किया ओनली एंड ओनली थ्रू द वैक्सीनेशन, दैट इज टॉक्सॉइड दे दे के हमने प्रिवेंट किया, ताकि हम कोई भी इंजरी होती है तो हमें टॉक्सॉइड लेना चाहिए। तो मैंने अपनी रील में बोला था, पता नहीं आपने देखी नहीं देखी, इट्स ओके, बट अभी सुन लो कि आपने हमेशा 5 इयर्स के अंदर एक टेटनस टॉक्सॉइड जरूर लेना चाहिए। हमें 5 इयर्स के अंदर टेटनस टॉक्सॉइड क्यों लेना चाहिए? बिकॉज छोटी मोटी इंजरी तो यार होती रहती है, कभी कुछ बच गया, कभी कुछ बच गया, ब्लड लूज आउट होता है, कभी कोई खेलते खेलते क्या कहते हैं, कोई छोटी सी सुपरफिशियल इंजरी होगी, कुछ हो गया, तो टेटनस
टॉक्सॉइड अगर हम 5 साल के अंदर लेते हैं तो 5 साल तक वो उसकी जो एंटीबॉडीज है हमारे अंदर रहती है, ठीक है। वैसे तो कई तो कहते हैं कि 10 साल के अंदर लेना चाहिए, बट आई विल से वेरी सेफ इज 5 साल के अंदर। 5 साल के अंदर एक बार टेटनस टॉक्सॉइड ले लो, यू आर सेफ। जितने मर्जी आप वो खाओ, आप चोट खाओ, जो मर्जी खाओ, आपको टेटनस नहीं होगा, ठीक है। वैसे भी अब हर्ड इम्यूनिटी हो चुकी है, सबने बहुत सारे शॉट्स ले लिए हैं टेटनस के, आपने भी कभी ना कभी लिया होगा। अब तो अब तो क्या, काफी देर से नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ही टेटनस के शॉट्स हैं, ठीक है। ओके, डीपीटी में है, टीडी के अलग शॉट्स हैं, तो सेवन वैक्सीन है हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में अगेंस्ट द टेटनस। तो इसलिए ऐसे होली होली करते इंडिया से ये एलिमिनेट होता जा रहा है टेटनस। ओके, तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन टेटनस टॉक्सॉइड, टीटी यू कैन गिवन और टीडी यू कैन गिवन। देखो टीटी में सिर्फ टेटनस होता है, एंड टीडी में साथ में थोड़ा सा डिप्थीरिया भी हम डाल देते हैं। डिप्थीरिया इज रेस्पिरेटरी इंफेक्शन। So total 7 doses given to children under the NIS. NIS is National Immunization Schedule created by our India. तो उसमें हमने we are taken several diseases. तो मैंने NIS आपको इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस में करवाया है। इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस में करवाया है मैंने आपको, दैट इज इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस इम्यूनोलॉजी में करवाया है। तो प्लीज आप देख सकते हैं NIS जाके। सो देयर आर 3 पेंटावेलेंट वैक्सीन। पेंटावेलेंट में 5 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट वैक्सीन होती हैं, एंड उनमें से एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज माय टेटनस। सो कब कब लगती है पेंटावेलेंट वैक्सीन? दैट इज 6, 10 एंड 14 वीक्स से। बहुत अच्छे अच्छे निमोनिक्स मैंने इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस वाली वीडियो में करवाए हैं, इम्यूनोलॉजी में करवाए हैं, गो एंड सी दैट। 2 DPT, that is diphtheria, pertussis and tetanus. Booster doses are given at the 16 to 24 months and at 5 years. 2 TD doses are given, that is tetanus and diphtheria. Toxoid doses are given at 10 years and 16 years. Okay. Prevention of neonatal tetanus में बोल चुका हूँ. Discouraging the home deliveries, promoting the hospital or institution or attended deliveries, aseptic delivery practices. TD doses given to all pregnant women during second trimester at 1 month gap. Prevention of tetanus after injury, very important point. सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑफ अवर टुडेज वीडियो, सबसे इंपॉर्टेंट कि पेशेंट आपके पास आया है, उसको वुंड हुआ है, आपने टेटनस शॉट कैसे देना है, कब देना है, कब जरूरत नहीं है, कब देने की जरूरत है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके, सो टेटनस प्रोन वुंड आपको पहले पता होना चाहिए कि अगर पेशेंट आपके पास आया है, अगर बच्चा, कोई ज्यादातर बच्चे आते हैं या फिर कोई अडल्ट आपके पास आया है, आपने पहले उसका वुंड एग्जामिन करना है कि आपने देखना है कि कैसा वुंड है। वैसे जनरली हम ऐसा नहीं करते, हम उसको टेटनस दे ही देते हैं, बट चलो अगर हम 2 मिनट के लिए मान लें कि हमने आपके पास एक पेशेंट आया विद वुंड, तो आपने वुंड एग्जामिन कैसे करना है? आप उसको टेटनस प्रोन वुंड कब बोलोगे, कि कब बोलोगे कि इस वुंड में टेटनस ग्रो हो सकता है? कब बोलोगे? व्हेन द एज ऑफ वुंड इज मोर देन 6 आवर्स, कि वुंड को 6 घंटे से ज्यादा हो गया। ओके, डेप्थ ऑफ वुंड इज मोर देन 1 सेंटीमीटर। पेनिट्रेटिंग वुंड्स लाइक क्रश, बर्न, बाइट। तो इसलिए जब भी डॉग बाइट होती है, कैट बाइट होती है, कोई भी एनिमल बाइट होती है, तो हम साथ में टेटनस टॉक्सॉइड भी देते हैं, बिकॉज दैट इज अ टेटनस प्रोन वुंड। सो पेनिट्रेटिंग वुंड लाइक क्रश, बर्न एंड बाइट, एंड प्रेजेंस ऑफ कंटेमिनेंट्स लाइक डर्ट, सलाइवा। ओके, लाइक कोई एनिमल सलाइवा, और अगर डर्ट है, सॉइल में बहुत सारा होता है टेटनस, क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाइकस। अब देखो, अब वैक्सीन स्टेटस, अगर उस बंदे ने जो आपके पास आया है, उसने टेटनस टॉक्सॉइड 5 साल के अंदर अंदर लिया हुआ है, समझ रहे हो? अगर उस बंदे ने टेटनस टॉक्सॉइड 5 साल के अंदर अंदर लिया हुआ है, और अगर वो नॉन टेटनस प्रोन वुंड है, कि छोटा सा हल्का सा कट सा ही बजा है, कोई डर्ट नहीं है, कोई सलाइवा कुछ नहीं है, तो आपने क्या करना है? आपने क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। सो नथिंग रिक्वायर्ड, कुछ भी नहीं करना है। अगर वो नॉन टेटनस प्रोन वुंड है, कुछ भी नहीं करना, और उसने 5 साल के अंदर अंदर वैक्सीन ली हुई है। अगर टेटनस प्रोन वुंड है कि उसको 1 सेंटीमीटर से बड़ा है, या डर्ट है, या कोई एनिमल बाइट है, या कुछ है, बट उसने 5 साल के अंदर अंदर लिया हुआ है टेटनस टॉक्सॉइड, तो भी आपने क्या करना है? तो भी आपने कुछ नहीं करना है, नथिंग रिक्वायर्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसलिए तो मैं बोल रहा हूं 5 साल के अंदर आपने टेटनस टॉक्सॉइड लेना है, यू आर सेफ। हर 5 साल में एक बार टेटनस टॉक्सॉइड लेना है, हर 5 साल में। टेकन विद, अब एक और पेशेंट आया है, उसने टेटनस टॉक्सॉइड 5 साल से ज्यादा हो चुका है उसको लिए हुए, और 10 साल से कम है, समझ रहे हो? सपोज करो उसने 7 साल पहले टॉक्सॉइड लिया था,
मान लो उसने 7 साल पहले टॉक्सॉइड लिया था, मतलब अब 5 साल से ज्यादा है, मतलब अब 5 साल से ज्यादा है, मतलब अब 5 साल से ज्यादा है, बट 10 साल से कम है, 7 साल है। तो फिर आपने क्या करना है, अगर वो नॉन टेटनस वुंड है, नॉन टेटनस प्रोन वुंड है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक दे देनी है TD1 डोज। क्या दे देनी है, एक दे देनी है हमारी TD1 डोज, एक उसको टेटनस टॉक्सॉइड आपने लगा देना है। और टेटनस प्रोन को तो दोगे दोगे, टेटनस प्रोन वुंड को तो दोगे दोगे ना टेटनस शॉट, इसलिए 5 साल के अंदर अंदर लगा होना चाहिए। 10 साल, 10 साल से ज्यादा हो चुका है उसको वैक्सीन ली हुए, अब वूंड के साथ लेके आया पेशेंट, उसको 10 साल से ज्यादा हो चुका है, बट जो मेरा वूंड है वो नॉन टेटनस प्रोन है। नॉन टेटनस प्रोन समझते हो ना, कि सिंपल सा वूंड, हल्का सा कट बजा है, तो आप क्या दोगे, सिंपल TD1 डोज दे दोगे, सिंपल TD1 डोज दे दोगे। बट अब ट्विस्ट आता है, 10 साल से ज्यादा उसको TD डोज लगाए हुए हो गया है, और वो टेटनस प्रोन वूंड है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कैच है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप साथ में TD1 डोज तो दोगे दोगे, साथ में आप दोगे ह्यूमन टेटनस इम्यूनोग्लोबिन, ह्यूमन टेटनस इम्यूनोग्लोबिन भी आप दोगे, ये वाला पैसिव इम्यूनाइजेशन वाला, दिस, ये भी आप साथ में अब दोगे, क्योंकि अब उसको टेटनस प्रोन है और 10 साल से ज्यादा हो गया, तो इट इज वेरी हाई चांसेस उसको टेटनस हो सके। अननोन और इनकम्प्लीट इम्यूनाइजेशन, कुछ पता ही नहीं है इम्यूनाइजेशन के बारे में, कुछ भी नहीं पता, तो यू विल गो फॉर TD कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट कोर्स या कंप्लीट डोज कोर्स, कुछ बोल दो, कि बच्चा आया हो 5 साल का, उसकी मम्मी को पता ही नहीं है कुछ, कि उसके TD लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ, तो आप उसको NIS के अकॉर्डिंग उस टाइम भी दोगे, उस टाइम भी TD दोगे, और NIS के अकॉर्डिंग उस मदर को बताओगे भी कब कब उसको आगे अब TD लगना है। ओके, बताना भी होता है आपको पेशेंट को। अननोन एंड इनकम्प्लीट इम्यूनाइजेशन व्हेन देयर इज टेटनस प्रोन वूंड, तो एक तो आप कंप्लीट कोर्स करोगे, TD कंप्लीट कोर्स, और साथ में आप ह्यूमन टेटनस इम्यूनोग्लोबिन भी दोगे, बिकॉज नाउ दिस इज अ टेटनस प्रोन वुंड। वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट इज MCQs. Mechanism of transmission of tetanospasmin, inhibition of GABA release, inhibition of CAMP, inactivation of ACH receptors, and inhibition of CGMP. तो GABA को इनहिबिट करता है, दैट इज माय इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ताकि स्टिमुलेशन होती रहती है। 25 years old boy presented with deep injury, abrasions on left shoulder, thigh, leg, and immunization status is unknown. इम्यूनाइजेशन पता ही नहीं है, मतलब ये 4th केस हो गया और उसको इंजरी हो गई है, तो आप क्या दोगे, DTaP दोगे। DTaP क्या होता है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड ए सेलुलर कंपोनेंट ऑफ पर्ट्यूसिस, सॉरी, डिप्थीरिया टेटनस एंड ए सेलुलर कंपोनेंट ऑफ पर्ट्यूसिस, तो DTaP आपको देने की जरूरत नहीं है। TD ओनली दोगे, या नथिंग रिक्वायर्ड तो बिल्कुल नहीं होगा, 5 साल के अंदर अगर उसको वैक्सीन लगी होती तो आपने नथिंग रिक्वायर्ड करना था। TD दोगे के साथ में TD प्लस इम्यूनोग्लोबिन भी दोगे, बताओ। उसने डीप इंजरी लिखा है, डीप इंजरी का मतलब क्या होता है, दैट इज माई मोर देन 1 सेंटीमीटर, सो दिस इज माई टेटनस प्रोन वूंड। तो आपने चेक करना है कि टेटनस प्रोन वूंड है कि नॉन टेटनस प्रोन वूंड है। अब डीप इंजरी है तो टेटनस प्रोन वूंड हो गया, तो टेटनस प्रोन वूंड में हमने क्या देनी, TD प्लस ह्यूमन टेटनस इम्यूनोग्लोबिन भी साथ में देना आपने, सो TD प्लस इम्यूनोग्लोबिन। 32-year-old male has clean wound मतलब नॉन टेटनस प्रोन, पता लग गया ना, क्लीन, डीप नहीं है, अनक्लीन नहीं है, तो नॉन टेटनस प्रोन वूंड हो गया, ठीक है। he had a booster dose of TT 6 years back, that is more than 5 years and less than 10 years, हाँ है ना, और नॉन टेटनस है, नॉन टेटनस मोर देन 5 years लेस देन 10 years, क्या देना है, TT डोज देना है, बस। सो वूंड केयर तो आप में सबने करनी है, क्लीन करना है विद सोप एंड वाटर, और साथ में आपने TD सिंगल डोज दे देनी है। और नेक्स्ट ऑप्शंस में हम पढ़ सकते हैं वूंड प्लस टेटनस इम्यूनोग्लोबिन, TD सिंगल डोज। इम्यूनोग्लोबिन देने की जरूरत ही नहीं है, एक तो नॉन टेटनस प्रोन है और दूसरा 6 साल बैक लगी है, 10 साल के बाद आपने इम्यूनोग्लोबिन देने हैं, कि बेसिकली उसको वो बता रहा है कि मुझे 10 साल पहले लगा था, तब आपने इम्यूनोग्लोबिन देने। वूंड केयर एंड कंप्लीट कोर्स ऑफ टेटनस टॉक्सॉइड, कंप्लीट कोर्स करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वो वैक्सीनेटेड है। एंड वूंड केयर विद नो वैक्सीनेशन, अगर उसको 5 साल के अंदर अंदर लगा होता तो शायद हम छोड़ भी देते।
शॉर्ट नोट ऑन टेटनस एंड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ टेटनस की टेटनस की इंजरी दैट इज टेटनस वैक्सीन या टॉक्सॉइड आफ्टर इंजरी. चलो 3 to 5 days following a bullet injury, a person developed a trismus, lockjaw, muscle pain, stiffness, back pain, difficulty swallowing. Excised tissue bits from necrotic depth wounds revealed gram positive bacilli with terminal spores, that is my drumstick appearance. बुलेट इंजरी हुई थी, बुलेट में क्या था, कोई डर्ट होगी, कुछ होगा, और एयर से भी हो सकता है. सो दिस इज माय टेटनस. ट्रिस्मा से लिख दिया उन्होंने तो पता लग ही जाता है, और आपको लैब डायग्नोसिस भी बता दी. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. थैंक यू वेरी मच. प्लीज शेयर इफ यू लाइक. बाय बाय.